अध्याय 81 पंजों वाला दानव। भयानक दृश्य ने रूही और बाकी लोगों को अनैच्छिक रूप से कांपा दिया। यदि वे राक्षसों का सामना कर रहे होते तो वे निश्चित रूप से पलटकर लड़ने का साहस करते, लेकिन अगर वे भूतों का सामना कर रहे हों तो उनकी हड्डियों में समाया डर इतनी आसानी से दूर नहीं होता। मयंक और शांत हो गया जब उसे अचानक कुछ याद आया। पहली बार जब उनका सामना टेंटेकल चेहरे वाले दानव से हुआ था तब वे बिल्डिंग 7 में फर्श साफ कर रहे थे। उस दिन जीवित बचे स्पर्श के अनुसार टेंटेकल चेहरे वाला दानव मूल रूप से जमीन पर सपाट पड़ा था, गतिहीन था, किसी के करीब आने का इंतजार कर रहा था ताकि अचानक हमला कर सके। अगर अब भी स्थिति वही है तो ये सभी टेंटेकल चेहरे वाले दानव ही हैं, बस शायद उतने विकसित नहीं हैं जितने वे थे जो हवा की तरह तेजी से चलते थे और लगातार हमला करते थे। उन शवों के पास मत जाना, मयंक ने चेतावनी दी। फिर मानव चेहरे वाले वृक्ष की बेलें तेजी से निकली और जोर से एक शरीर को वापस खींच लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि इस तरह खींचने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। खून से जमीन लाल हो गई, लेकिन मयंक को परवाह नहीं थी। उसने मानव चेहरे वाले वृक्ष को शरीर को बांधने और फिर उसे पलटने का आदेश दिया। खुरदुरे ढंग से खींचे जाने के कारण शरीर का अगला हिस्सा पहले ही छिल और घावों से भर चुका था, लेकिन जब मयंक ने उसका चेहरा देखा तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वहां न तो रक्त का गड्ढा था और न ही कीड़ों की तरह रेंगती हुई टेंटेकल्स। इसकी रीढ़ की हड्डी हिल रही है। अचानक तीनों महिलाओं में से एक, जिसके बाल पीले थे, ने शरीर की पीठ की ओर डर से इशारा किया। मयंक ने तुरंत उसकी उंगली की दिशा का अनुसरण किया और सचमुच रीढ़ की हड्डी पर एक छोटा सा मांसल उभार देखा जो सूक्ष्मता से हिल रहा था, जैसे अंदर कोई जीवित चीज दबी हुई हो। पीछे हटो, बिना किसी हिचकिचाहट के मयंक ने बेलों को रीढ़ की हड्डी का कुछ हिस्सा दिखाने दिया। उसकी पूंछुरी ने कुशलता से उस पर वार किया और मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट दिया। तुरंत ही त्वचा के नीचे की कोई चीज उन चारों के सामने उजागर हो गई। ये 20 सेंटीमीटर लंबी जोंक जैसी दिखने वाली गाढ़े काले रंग की वस्तु थी जो बलगम से ढकी हुई थी। रीढ़ की हड्डी के अंदर लगातार मथ रही थी, पूरी रीढ़ की हड्डी में घुसने और उसे बदलने की कोशिश कर रही थी। इस नज़ारे से सबका जी घबरा गया। मयंक का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने एक संभावना पर विचार किया। दूसरे को खींच लाओ। मानव चेहरे वाले वृक्ष की बेलें फिर से चली, उतनी ही तेजी से, और जल्द ही दूसरा शरीर खींच लाया गया। इस बार मयंक और तेजी से चला, सीधे रीढ़ की हड्डी को चीरकर अंदर घूमते हुए एक समान कीड़े जैसे जीव को उजागर किया, लेकिन यह वाला और भी अधिक भयंकर हो चुका था। यह एक और भाग में बढ़ गया था जो बहुत पतला था, रीढ़ की हड्डी से शरीर के अन्य हिस्सों में घुस रहा था, लगभग मांस के साथ विलय हो चुका था और दिखने में बहुत कुछ टेंटिकल्स जैसा लग रहा था। सरसराहट की आवाजें। मयंक का चेहरा कठोर हो गया। उस तरफ बेलें तेजी से उसी दिशा में फैल गईं, रास्ते भर अंधेरे को रोशनी से दूर करती गईं और मयंक और बाकी लोग तेजी से उसी दिशा में बढ़े। अंत में प्रकाश के छोर पर कारों की इस कतार के पार दो ऊंचे आकृति मयंक और बाकी लोगों के सामने प्रकट हुईं। ये 3 मीटर से अधिक ऊंचा एक राक्षस था जो स्पष्ट रूप से मानव रूप जैसा दिखता था। उसका शरीर एक दयनीय सफ़ेद स्लेटी रंग का था, उसका धड़ चौड़ा था, उसकी भुजाएं मांसपेशियों से उभरी हुई थीं, हर एक 2 वयस्क जांघों जितनी मोटी थी, और उसकी हथेलियां पूरी तरह से विशाल पंजे जैसी आकृतियों में विकृत थीं। इस सफ़ेद स्लेटी त्वचा पर कई विकृत मानव चेहरे थे, आंखें खोखली, मुंह खुले। इन खोखले चेहरों से काली टेंटेकल्स बाहर निकलती थीं जो लगातार फड़क रही थीं। खासकर रीढ़ की हड्डी की जगह पर गाढ़े रूप से मथने वाली टेंटेकल्स की एक श्रृंखला थी। जब मयंक ने पंजों वाले दानव को देखा तो वे दोनों एक शरीर पकड़े हुए थे, और जैसे ही उनके विभाजित मुंह खुले, एक टेंटेकल तेजी से बाहर निकली और फिर शरीर की रीढ़ की हड्डी में घुस गई। टेंटेकल सूज गई और उभर गई, जैसे उसमें कुछ उंडेल दिया जा रहा हो। रूही और बाकी लोगों की रीढ़ से लेकर गर्दन के पिछले हिस्से तक ठंडक की लहर दौड़ गई, क्योंकि वे समझ गए कि यह क्या था। इतने सारे लोग क्यों गायब हो गए थे? इतने सारे टेंटेकल चेहरे वाले दानव एक ही समय में क्यों प्रकट हुए थे? क्योंकि वे प्रजनन कर रहे थे। एक अजीबोगरीब, अबोध्य तरीके से अधिक टेंटेकल चेहरे वाले दानवों को जन्म देने के लिए शरीरों को आत्मसात कर रहे थे। मयंक की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने पहेली के और हिस्सों को जोड़ा। उनके सामने मौजूद दोनों राक्षसों की उपस्थिति, उनके शरीर से चिपके विकृत मानव चेहरे, ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य टेंटेकल चेहरे वाले दानव एक साथ विलय हो गए हों। वे न केवल प्रजनन कर रहे थे बल्कि किसी तरह विकास के लिए सामग्री भी बना रहे थे। रोशनी ने उन्हें प्रकाशित किया और दोनों पंजों वाले दानवों को भी उत्तेजित कर दिया। दहाड़, एक मंद दहाड़, जैसे कोई ड्रम बज रहा हो, दूसरी मंजिल पर गूंज उठी।
दहाड़ें उठी और गिरी और अधिक से अधिक टेंटेकल चेहरे वाले दानव इकट्ठे होने लगे। पंजों वाले दानव ने अचानक एक कार को पकड़ा, उसकी टेंटेकल्स भी बाहर निकली, कार के चारों ओर लपेट गईं और फिर उसने उसे सीधे मयंक और उसके समूह पर फेंक दिया। रूही और बाकी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। राक्षस मकड़ी योद्धा समूह के सामने झलका, कार को शक्ति से पकड़ने के लिए 3 भुजाएं उठाईं। तीव्र कंपन से कार की खिड़कियां टूट गईं, कांच चारों ओर बिखर गया। ठीक उसी क्षण सैकड़ों टेंटेकल चेहरे वाले दानव एक सेना की तरह दौड़ पड़े, उनका आक्रमण भयंकर और अदम्य था। एक मजबूत पकड़ के साथ काले कवच वाले योद्धा ने कार को 7 या 8 टेंटेकल चेहरे वाले दानवों पर फेंक दिया, उन्हें दबाकर लुगदी बना दिया। तुम चारों अपना ध्यान रखो, उसने कहा। मयंक ने टिप्पणी छोड़ी और काले कवच में लिपटे हुए आगे बढ़ गए। वह जानता था कि यह लड़ाई पहली मंजिल पर हुई झड़प जैसी नहीं थी। दुश्मन के पास न केवल नेता थे, बल्कि वे टेंटेकल चेहरे वाले दानवों के प्रजनन स्थल पर भी पहुंच चुके थे। नस्लीय अस्तित्व से जुड़ी होने के कारण यह मौत की लड़ाई थी। उसकी पूंछुरी लगातार झूल रही थी, पास आने वाले हर टेंटेकल चेहरे वाले दानव का सिर काट रही थी। हालांकि टेंटेकल चेहरे वाले दानव कई थे, उनकी शक्ति बहुत कम थी, जो मयंक को दबाने में असमर्थ थे। हालांकि अंधेरे से हमेशा वार करने वाली वे टेंटेकल्स एक परेशान करने वाला हमला थीं। तभी मानव चेहरे वाले वृक्ष ने अपनी चाल चली। उसकी ऊंची आकृति अडिग थी, उसके अंग असंख्य बेलों में बदल गए जो टेंटेकल चेहरे वाले दानवों पर हमला कर रहे थे। बेलों की प्रचुरता ने मयंक की तरफ संख्यात्मक कमी को पूरा कर दिया। शक्तिशाली बेलों ने टेंटेकल चेहरे वाले दानवों का गला घोंट दिया, उनमें से 10 से अधिक को उखाड़ फेंका और उन्हें बेलों से बांध दिया। दहाड़ मयंक और उसके समूह ने टेंटेकल चेहरे वाले दानवों के हमले का सामना किया, लेकिन 2 पंजों वाले दानव पहले ही बड़े कदमों से उनकी ओर दौड़ रहे थे। उनके शरीर पर कलाई जितनी मोटी रेशे 10 मीटर से अधिक तक फैले हुए थे, जो काले कवच वाले योद्धा पर जोर से प्रहार कर रहे थे। ठक अप्रत्याशित रूप से पकड़े गए काले कवच वाले योद्धा लड़खड़ा गए, लेकिन जल्दी ही संभल गए। यहां तक कि निचले ग्रेड सेकंड ऑर्डर भी नहीं, पहले उन्हें निशाना बनाओ, उसने तुरंत सोचा। मयंक ने तुरंत शक्ति में अंतर का आकलन किया, मानसिक रूप से निर्देश दिया और काले कवच वाला योद्धा अपने रास्ते में आने वाले टेंटेकल चेहरे वाले दानवों को धक्का देते हुए पंजों वाले दानवों की ओर बढ़ गया। मयंक चपलता से चला, कुछ टेंटेकल चेहरे वाले दानवों का सिर काटा और फिर कई वाहनों के शीर्ष पर छलांग लगाई, तेजी से पंजों वाले दानवों के पास पहुंच गया। पंजों वाले दानवों ने काले कवच वाले योद्धा को रोकने के प्रयास में अपने विशाल पंजे घुमाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। भारी भेड़िया दांत गदा एक धड़ाम के साथ नीचे आई, जिससे बांह साफ टूट गई। काले कवच वाले योद्धा ने निर्दयता से अपनी बढ़त को दबाया, भेड़िया दांत गदा उठाए और पंजों वाले दानव के सिर पर निशाना साधा, एक धप्पा के साथ तोड़ दिया। एक कड़क के साथ खोपड़ी टूट गई। झूलती हुई भेड़िया दांत गदा एक गिलोटिन जैसी लग रही थी, सिर से अंगों तक 4 या 5 बार टूट गई, न केवल मांस को मसल दिया बल्कि हड्डियों को भी बाहर निकाल दिया। कुछ टेंटेकल चेहरे वाले दानव मानव चेहरे वाले वृक्ष की नाकाबंदी को तोड़कर बचाव के लिए आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल दौड़ते हुए काले कवच वाले योद्धा द्वारा हवा में फेंक दिए गए। उनका मांस और खून खून की धुंध में फट गया। मयंक स्वाभाविक रूप से काले कवच वाले योद्धा जितना क्रूर नहीं था, उसने अपनी पूंछुरी को कसकर पकड़ा और लहराती हुई रेशों का सामना किया, टकराव पर उन्हें तिरछे काट दिया। प्रत्येक कदम और टुकड़े के साथ उसने हमला करने वाली रेशों को काट दिया। जैसे ही विशाल पंजे ने हमला किया, उसने उसी तरह अपनी छुरी से वार किया, दरारें पैदा कीं। प्रत्येक कदम उसे पंजों वाले दानव के करीब ले आया, उसका संकल्प मजबूत और स्थिर था। भले ही पंजों वाला दानव मयंक से ऊंचा, बड़ा और अधिक भयंकर था, उसने काले कवच में लिपटे हुए पंजों वाले दानव को कदम दर कदम एक कोने में धकेल दिया। मेरे लिए गिर जाओ। मयंक पंजों वाले दानव से 1 मीटर से भी कम दूर खड़ा था, साहस से आगे बढ़ा, उसकी पूंछुरी झुकी और जैसे ही ब्लेड चमका, पंजों वाले दानव की जांघ साफ कट गई। खून ने काले कवच को दागदार कर दिया और खून की तेज गंध तुरंत उठ गई। एक कठोर रूप के साथ मयंक ने फिर से अपनी छुरी उठाई और जोर से नीचे काट दिया, दूसरे पैर को अलग कर दिया। एक पल में दोनों पंजों वाले दानवों को दबा दिया गया था और काले कवच वाले योद्धा और मयंक दोनों घूम गए और टेंटेकल चेहरे वाले दानवों के समूह में वापस दौड़े, एक नरसंहार शुरू कर दिया। बचे हुए कुछ दर्जन टेंटेकल चेहरे वाले दानव इस तरह के भयानक नरसंहार का शायद ही सामना कर सके। उन्होंने भागने के बारे में सोचा, लेकिन कोना मानव चेहरे वाले वृक्ष की बेलों से भरा हुआ था। भागने का मतलब था प्रतिरोध छोड़ना, जिससे बेलों के लिए उन्हें मारना और भी आसान हो गया।
एक अच्छे आधे घंटे के बाद लड़ाई आखिरकार समाप्ति के करीब आ गई। रूही और गोरी महिला थोड़ा घायल थीं, लेकिन बाकी सभी ज्यादातर सुरक्षित थे। जमीन पर सैकड़ों टेंटेकल चेहरे वाले दानवों के शव पड़े थे और टूटे हुए अंगों वाले 2 उच्च पदस्थ पंजों वाले दानव, जो अभी भी जीवित थे, बेलों से बंधे हुए थे। शवों के मैदान को देखते हुए मयंक ने तुरंत विलय जारी रखने का आदेश दिया। अध्याय 82, तैरता हुआ पगोडा काला कवच। तीसरे भूमिगत पार्किंग स्तर को अभी तक साफ नहीं किया गया था, लेकिन सभी को आराम की जरूरत थी। लड़ाई की थकान सभी के लिए काफी थी। मानव चेहरे वाला वृक्ष टेंटेकल चेहरे वाले दानवों के शवों को निगलने के लिए अपनी रेशों को फैलाना शुरू कर दिया, जबकि राक्षस मकड़ी योद्धाओं ने मयंक के नियंत्रण में सबसे पहले 2 कारों से धातु को जंजीरों में ढाला और 2 पंजों वाले दानवों को सुरक्षित कर दिया। जंजीरों में पंजे जैसे हुक लगे थे जो सीधे कंकालों में घुसकर उन्हें जकड़ देते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि पंजों वाले दानवों की अच्छी पुनर्प्राप्ति क्षमताओं के बावजूद वे इस तरह के बंधन से बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकते थे। पंजों वाले दानवों को सुरक्षित करने के बाद राक्षस मकड़ी योद्धाओं ने समलन प्रक्रिया शुरू करने से पहले लगातार खड़ी कारों को विकृत करके एक विशाल घनाकार इकाई बनाने के लिए अपने धातु नियंत्रण का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि दूसरा स्तर का पार्किंग पूरी तरह से भरा नहीं था, फिर भी लगभग 300 कारें थीं जो समलन के लिए 100 टन से अधिक धातु प्रदान कर रही थीं। रक्तलाल ऊतकों और धागों की धाराएं इस भारी धातु के घन को सम्मिलित कर रही थीं, जबकि दूसरी तरफ मानव चेहरे वाले वृक्ष की हर रेशे गहरे फिलामेंट्स को फैला रही थी, जो टेंटेकल चेहरे वाले दानवों के शवों के साथ विलय कर रही थी। कुछ समय के लिए दूसरा भूमिगत स्तर भयानक रूप से शांत था, सिवाय चमकीले कोने के, बाकी को अंधेरे ने निगल लिया था। जैसे जैसे समय बीता, समलन डिग्री बढ़ती गई। लगभग 30 टेंटेकल चेहरे वाले दानवों के शवों को मानव चेहरे वाले वृक्ष द्वारा विलय किए जाने के बाद समलन डिग्री सबसे पहले पूरी हुई। टेंटेकल चेहरे वाला दानव 100% समलन पूर्ण। मानव चेहरे वाले वृक्ष को कौशल मिला, नरभक्षी लता, मैन ईटिंग वाइन। जैसे ही घोषणा हुई, मानव चेहरे वाले वृक्ष के कंधों के चारों ओर की रेशें हिंसक रूप से सूज गईं और फिर एक चटकने वाली आवाज के साथ स्याही जितनी काली कांटों से सजी काली रेशें दोनों तरफ फूट पड़ीं। ये रेशें साधारण रेशों की तुलना में अधिक मजबूत थीं, गहरी चमक के साथ चमक रही थीं और सिरों पर केवल साधारण बिंदुओं के बजाय अजगरों से मिलते जुलते जटिल रूप से आपस में गुथे हुए लता के सिर थे। वे चौड़े खुले मुंह में खुले लकड़ी के दांत आपस में जुड़े हुए थे, जो एक डरावनी ठंडक व्यक्त कर रहे थे। मयंक पहले चौंक गया, लेकिन ध्यान से महसूस करने पर उसकी आंखें थोड़ी चमकीं, नरभक्षी लता की योग्यता की सराहना करते हुए। बस एक विचार से नरभक्षी लता तेज गति से आगे बढ़ी, लगभग एक धुंध के रूप में प्रतीत हुई। लता अजगर के सिर ने अपना विशाल मुंह खोला, जो एक व्यक्ति को घेरने के लिए पर्याप्त था, और टेंटेकल चेहरे वाले दानव के धड़ के आधे हिस्से को काट दिया। शव को तेजी से पचा लिया गया, फिर ऊर्जा का एक उछाल नरभक्षी लता से बह निकला। मानव चेहरे वाले वृक्ष द्वारा खपत की गई ऊर्जा की तेजी से भरपाई कर रहा था। ये पुनर्स्थापनात्मक शक्ति केवल मानव चेहरे वाले वृक्ष के लिए नहीं थी। मयंक महसूस कर सकता था कि उसका अपना शरीर भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, थकान तेजी से दूर हो रही है। एक आक्रामक क्षमता के साथ एक पुनर्प्राप्ति कौशल, और जैसा कि अभी है, इसकी ताकत अन्य रेशों की तुलना में अधिक है। एक संक्षिप्त परीक्षण के बाद मयंक ने नरभक्षी लता पर वार करने के लिए अपनी छुरी का भी उपयोग किया, जो अन्य धातु जैसे रेशों से भिन्न थी। जबकि अन्य रेशें कठोर थीं, वे अविनाशी नहीं थीं, लेकिन नरभक्षी लता की ताकत ध्यान देने योग्य रूप से बेहतर थी। छुरी के वारों ने केवल छोटे कट छोड़े और इसे काट नहीं सके। नरभक्षी लता के कौशल ने निस्संदेह मानव चेहरे वाले वृक्ष की सतत लड़ाई क्षमताओं को बढ़ाया, और इस पल के लिए उनकी पुनर्प्राप्ति को तेज करने में एक महान सहायता थी। मयंक ने टेंटेकल चेहरे वाले दानवों के लगभग 70 बचे हुए शवों पर नजर डाली, अंततः एक जीवित पंजों वाले दानव पर ध्यान केंद्रित किया। उसने तुरंत पंजों वाले दानव के सम्मलन का आदेश दिया। पंजों वाला दानव टेंटेकल चेहरे वाले दानवों के बीच एक उच्च श्रेणी का राक्षस होने के कारण और अधिक शक्तिशाली था। सेकंड ऑर्डर लो ग्रेड मास पर्वत दानव से मुश्किल से ही पीछे था, और यहां तक कि उसके करीब भी था। इसलिए इसे सम्मिलित करना एक अच्छा विकल्प लगा। मानव चेहरे वाला वृक्ष ने 2 नरभक्षी लताओं के साथ पंजों वाले दानव को सीधे खींचा और प्राणी के विरोध के बावजूद सम्मिलन शुरू कर दिया। एक जीवित विषय को सम्मिलित करना हमेशा की तरह कठिन था, लेकिन एक सेकंड ऑर्डर लो ग्रेड मानव चेहरे वाला वृक्ष स्पष्ट रूप से पंजों वाले दानव के विरोध करने की क्षमता से परे था। ये केवल बेबसी से देख सकता था, क्योंकि इसका शरीर धीरे धीरे मानव चेहरे वाले वृक्ष में समाहित हो रहा था। इसका विरोध हर पल कमजोर होता जा रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद पंजों वाला दानव आखिरकार पूरी तरह से सम्मिलित हो गया।
पंजों वाला दानव समलन डिग्री 15%। एक अकेले पंजों वाले दानव की समलन डिग्री अधिक नहीं थी, लेकिन टेंटिकल चेहरे वाले दानवों से भरी हुई जमीन सबसे अच्छी सामग्री थी, और जहां तक बचे हुए एक का सवाल है, मयंक ने उसे सम्मिलित करने की योजना नहीं बनाई। वापस लाने के लिए एक जीवित पंजों वाले दानव को पकड़ना तीशा को अधिक इंजेक्शन बनाने की अनुमति दे सकता है, जिससे अधिक लाभ हो सकता है। इसके अलावा वह टेंटिकल चेहरे वाले दानवों के विकास के तरीकों के बारे में उत्सुक था। क्या वे अपने ही प्रकार को खा रहे थे या सम्मिलित कर रहे थे? मानव चेहरे वाला वृक्ष रुका नहीं, जमीन पर टेंटिकल चेहरे वाले दानवों के साथ सम्मिलन शुरू करने के लिए अपनी सभी रेशों को सक्रिय किया। शायद इसलिए कि टेंटिकल चेहरे वाले दानव का सम्मिलन अभी अभी पूरा हुआ था, सामग्रियों के साथ संगतता में काफी वृद्धि हुई थी और गति भी बहुत तेज हो गई थी। 77 टेंटिकल चेहरे वाले दानवों के शवों को सम्मिलन पूरा करने में बस 1 घंटे से अधिक का समय लगा। पंजों वाले दानव की सम्मिलन डिग्री सीधे 82% तक बढ़ गई। दूसरी ओर 2 घंटे से अधिक के सम्मिलन के बाद राक्षस मकड़ी योद्धा की प्रगति थोड़ी तेज लग रही थी। सम्मिलन डिग्री पहले ही 98% के करीब पहुंच चुकी थी। दूसरे बेसमेंट स्तर में लगभग 300 कारें इसके द्वारा लगभग पूरी तरह से सम्मिलित हो गईं। मयंक ने राक्षस मकड़ी योद्धा को अंतिम कुछ कारों को सम्मिलित करते देखा और आश्चर्य से अपनी जीभ को क्लिक किए बिना नहीं रह सका। LV5 पर यह पहले से ही कई टन धातु था और अब ये 100 टन से अधिक है। मांग बढ़ रही है। कुछ 100 टन धातु या यहाँ तक कि 1000 टन एक आधुनिक शहर के लिए एक दुर्लभ संसाधन नहीं है। हालांकि इसे एक ही जगह पर एक ही स्थान पर इकट्ठा करना विकल्पों को काफी कम कर देता है। केवल बहुत बड़े पार्किंग, गराज, स्टील मिलों और स्टील लॉजिस्टिक्स केंद्रों में ही इतना बड़ा भंडार होगा। और अब इस घने कोहरे के नीचे इन स्थानों को खोजने के लिए पूरे शहर को पार करना एक सुरक्षित कार्य नहीं होगा। देवाशीष और बाकी अधिक सुराग इकट्ठा करें और तैयारी करें। आखिरकार सम्मिलन में भी समय लगता है। हम इसे एक एक कदम पर लेंगे। सैकड़ों कारों को 3 घंटे से अधिक समय तक सम्मिलित करना, और वह तब था जब वे सभी एक साथ समूह में थे। भविष्य के सम्मिलन में शायद और भी अधिक समय लगेगा, एक पीसने वाला प्रयास बन जाएगा। हालांकि अन्य सामग्रियों और राक्षसों के सम्मिलन को बीच में डालना तब एक बड़ी समस्या पैदा नहीं करेगा। इन्हीं विचारों के बीच अंतिम कुछ कारें राक्षस मकड़ी योद्धा के सम्मिलन के तहत धीरे धीरे गायब हो गईं और सम्मिलन डिग्री भी 100% तक पहुंच गई। LV6 साधारण धातु सम्मिलन पूर्ण, कौशल काला कवच उन्नत होकर तैरता हुआ पगोडा काला कवच हुआ। क्लिक क्लिक क्लिक। LV6 साधारण धातु सम्मिलन के पूरा होने से परिवर्तन मयंक ने जो अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक बड़ा था। अचानक काला कवच जैसे खुद ही जीवित हो गया, टुकड़े टुकड़े करके उड़ गया, लगातार पुनर्संरचना करके एक गाढ़े काले भूत चेहरे वाली ढाल और राक्षस मकड़ी योद्धा के पीछे दिखाई देने वाले भयानक ब्लेड पंख बनाने लगा। कवच का पूरा सेट अधिक मजबूत, अधिक लचीला और अधिक ओजस्वी हो गया। लगातार परिवर्तनों में इसने आखिरकार कवच का रूप फिर से शुरू कर दिया, फिर भी राक्षस मकड़ी योद्धा के शरीर पर कसकर फिट हो गया। लेकिन किनारे अधिक तेज थे, सामने का भूत चेहरा अधिक भयंकर था और यह राजसी हवा को बाहर निकाल रहा था। काला कवच का एक उत्परिवर्तन और इंटरमीडिएट धातु नियंत्रण कौशलों को ध्यान से महसूस करने के बाद मयंक अत्यधिक आश्चर्यचकित था। यह विकास केवल काला कवच को मजबूत करने के बारे में नहीं था। काला कवच जीवित हो गया था। 10 मीटर के दायरे के भीतर तैरता हुआ पगोडा काला कवच न केवल मजबूत रक्षा और लचीलापन रखता था, बल्कि प्रत्येक कवच का टुकड़ा परिवर्तित हो सकता था। ब्लेड कवच, ब्लेड पंख या यहाँ तक कि ढाल भी बना सकता था। तैरता हुआ पगोडा काला कवच का एक सेट ठंडे हथियारों का एक छोटा शस्त्रागार जैसा था, जो पहले से अधिक शक्तिशाली था। अगर वे फिर से टेंटेकल चेहरे वाले दानवों की सेना का सामना कर रहे थे, तो भारी भेड़िया दांत गदा को झूलने के अलावा तैरता हुआ पगोडा काला कवच राक्षस मकड़ी योद्धा को राक्षसों के माध्यम से सफाई करने में मदद करने के लिए ब्लेड पंख भी उत्पन्न कर सकता था। अपनी भावनाओं को थोड़ा शांत करने के बाद मयंक ने फिर रूही और अन्य की ओर रुख किया। क्या तुम अच्छी तरह से आराम कर चुके हो? अगर हो तो चलो तीसरे स्तर को साफ करते हैं। अंधेरा हो रहा है। रूही और अन्य 3 जल्दी से उठ गए। हालांकि वे घायल थे, उनके हाथ बस मोच खा गए थे और बहुत गंभीर नहीं थे। समूह ने तुरंत तीसरे बेसमेंट स्तर की तलाश शुरू कर दी। शायद इसलिए कि सुबह का समय था, तीसरे बेसमेंट स्तर में कम कारें खड़ी थीं। लेकिन दर्जनों टेंटेकल चेहरे वाले दानव और एक पंजों वाला दानव था। पंजों वाले दानव को देखते ही मयंक ने तुरंत राक्षस मकड़ी योद्धा को कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसके पीछे तैरता हुआ पगोडा काला कवच ने 2-3 मीटर लंबे ब्लेड पंख उत्पन्न किए।
दौड़ते हुए पंजों वाले दानव का सामना करते हुए इसने एक कठोर वार किया जिसने उसके हाथ काट दिए और फिर भेड़िया दांत गदा को झुलाया, उसकी पसली को तोड़ दिया। 5 मिनट से भी कम समय में टेंटेकल चेहरे वाले दानवों सहित सभी मयंक और उसकी टीम द्वारा हरा दिए गए।